एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार, रामदास आठवले आरपीआई के, इन सब ने मिलकर जो चुनाव अच्छी तरह लड़ा, जो सरकार अच्छी तरह चलाई, विशेषकर मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष लाभ की राजनीति और अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति होती है। अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति में जो पायाभूत सुविधा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, वंदे भारत ट्रेन होती है, मेट्रो होती है, सड़क होती है, पानी होता है, और प्रत्यक्ष लाभ में लाडली बहना होती है, किसान सम्मान होता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय होता है। इसका एक बहुत सुरेख मिलाप एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजित दादा ने किया, और इसलिए जनता ने पूरा भरोसा रखा। साथ ही 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। ये आज दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में 4 में से 4 जगहों पर एनडीए आगे है, उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर एनडीए आगे है, और राजस्थान में 4 जगह पर आगे है। तो देश में ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। आपका सवाल ये होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा? तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। अपना योगदान इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने अपना योगदान और अपनी बेशर्मी नहीं बताई इन्होंने। एनसीपी का भी एक एनसीपी जो आदमी है, यही मैं भी वही सवाल राजेश सर से मैं ऐसे भाषण दे रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार होली हो रही है, खैर वो जश्न है। राय सर आपने सुन लिया, और यही विनोद तावड़े भी आवाज नहीं निकल रही थी जब वो पकड़े गए थे रंगे हाथों। तो अब ये राजनीति होती, कैसे बदलता है वक्त और कैसे क्या होता है। अरे ये सरकार है, इसकी वजह से बोल रहे हैं, ये कभी बोलते नहीं, 3 महीने तो गायब हो जाते हैं। जी राजेश सर आप सब पे टिप्पणी। मैं बात वो कर रहा था, हमारे अभी एक साथी ने कहा कि शरद पवार संभवतया अपनी सियासत का अंत देख रहे हैं, सियासी पारी का। मुझे लगता है कि राजनीति में कोई सियासत का अंत नहीं होता, अलबत्ता उम्र और स्वास्थ्य उनका साथ ना छोड़े। हमने देखा है कि एक जमाना था जब नरसिंह राव के टाइम पर अर्जुन सिंह के बारे में कहा जाता था कि अब उनकी सियासत का अंत हो गया, लेकिन वो दोबारा फिर उठे, फिर मजबूत हुए। तो ऐसे कई अनेक उदाहरण है। माधवराव सिंधिया के बारे में भी कहा जाता था, और भी कई लोगों, उमा भारती के बारे में भी कहा गया था जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, बाद में वो केंद्रीय मंत्री पद तक पहुंची। तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अब जो 2 बातें आपने कही हैं, वो मैं इसमें 2 चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र के जो अभी रुझान जो अंतिम शक्ल लेते नजर आ रहे हैं, उसकी शायद प्रत्याशा आशा हम लोगों को नहीं थी। लेकिन उसके पीछे मैं 2 कारण बहुत साफ कहता हूं कि एक, लोकतंत्र में जागरूक मतदाता होने के नाते संदेह करने का मेरा अधिकार है। और मैं हर बार कहता हूं, आपके यहां भी कहता हूं कि देखिए, जब चुनाव आयोग आचार संहिता लगाता है तो समूची नौकरशाही चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति पर हो जाती है। लेकिन हम हालिया वर्षों में देख रहे हैं कि ये नौकरशाही बीजेपी की प्रतिनियुक्ति पर चली जाती है। ये बहुत, एक नहीं अनेक उदाहरण आप ऐसे पाएंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे लोकतंत्र में अब चुनाव आयोग की कार्यशैली पर कोई बहुत, ना तो पीएचडी होती हैं, ना शोध होता है, कि कई चीजें होती हैं। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे बीजेपी और एनडीए को झटका दे रहे थे, और वो विधानसभा में अचानक ऐसा परिवर्तन, देखिए 1-2 विधानसभाओं में तो
आप ये अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। लोकसभा में चूंकि 30 राज्य होते हैं, 30 राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, अलग अलग नौकरशाही है, तो वहां जो है संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ प्रदेशों में बीजेपी ने मैनेज किया था, जिसकी वजह से वो उस 240 के आसपास पहुंचे थे, अन्यथा वो 200 तक भी नहीं पहुंच रहे थे। तो बहुत साफ है, मुझे कोई बहुत इसमें अधिक संदेह की बात नहीं है। झारखंड एक छोटा राज्य है, दे दीजिए। कर्नाटक के बाद हमने देखा है कि चुनाव आयोग ने एक अजीब सी, मैं जो अंतर संबंध देखता हूं और जिस पर शोध होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज को, हिंदुस्तान की तो नहीं कर पाएंगे लेकिन विदेशी यूनिवर्सिटी शायद करें, कि छोटे राज्यों को और जहां से कांग्रेस को झटका लगता है, वो जो चीजें हैं वो तो हम देखते हैं कि शायद उस तरह से नहीं आती। लेकिन महाराष्ट्र को कोई भी दल छोड़ना नहीं चाहता। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, वित्तीय राजधानी है, इसलिए महाराष्ट्र तो येन केन प्रकारेण उनको हासिल करना ही था। और वो मैं पहले भी आपके यहाँ, कल हम लोग शायद बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में एनडीए वापस आ रहा है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो मेरे अपने स्रोत जो कहते हैं कि देखिए, महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजधानी है, नागपुर विदर्भ गढ़ है उसका। पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरएसएस को बेहद अपमानित किया था और लोकसभा चुनाव में झटके का एक बड़ा कारण ये भी माना गया था। इसके बाद जो मेरी सूचना ये है कि फिर पार्टी अध्यक्ष ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक से सीधे ही एक तरह से माफीनामा, मैं कह सकता हूं, माफीनामा प्रस्तुत किया और उस माफीनामे को स्वीकार किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। और इस बीच में मध्यस्थता की भूमिका, ये मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश के एक संघ के प्रमुख नेता ने इसकी भूमिका निभाई। और आप जानते हैं कि नड्डा की ससुराल मध्य प्रदेश है, बिल्कुल, जबलपुर। तो उनके मार्फत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थोड़ा नरम हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेटवर्क, कार्यकर्ता अभी भी महाराष्ट्र में बहुत हैं और इतना तो वो कर ही सकता है कि जो न्यूट्रलिटी थी, उदासीनता जो थी या जो नकारात्मक वोट था, उसको उसकी जो आंशिक स्तर पर कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति वो कर सकता था। और दूसरी बात, फिर संघ के लिए अपनी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि जिस राज्य में उसका अपना असर है, जिस राज्य में उसकी अपना गढ़ है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अब तक कामयाबी मिलती रही है, अगर इस बार झटका लगता तो इस पे सवाल आरएसएस पर भी उठते। तो जो मैं ये सूचना आपको दे रहा हूं कि ये पार्टी ने बाकायदा माफी मांगी है और माफी मांगने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी जो भूमिका है उसको थोड़ा प्रोएक्टिव किया है। अन्यथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी अभी पूरी तरह से नहीं गई है। एक अंतिम बात मैं ये कह सकता हूं कि शरद, आप लोग अभी मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि शायद कोई तीसरा नाम आ सकता है। देवेंद्र फडणवीस वो ना हो सकते हैं, शिंदे भी वो ना हो सकते हैं, कोई तीसरा नाम ही आएगा। और ये तय है कि शिंदे साहब जीते हैं या अजीत पवार जीते हैं तो नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से जीते हैं, इसलिए उस नाम का वो लोग विरोध नहीं कर पाएंगे। और नरेंद्र मोदी की जो आदत है कि जेब से एक नाम निकाल करके चौंकाते हैं, चाहे उनकी पार्टी का बहुमत हो या ना हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हो सकता है कोई नया नाम चौंकाने वाला सामने आए। कुल मिलाकर के मेरे लिए ये नतीजे अप्रत्याशित नहीं है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं अप्रत्याशित, लेकिन इतना इस तरीके से, ऐसी जो सुनामी टाइप की स्थिति नहीं थी राजेश सर। आप कहीं भले ही कहें नहीं है अप्रत्याशित। और दूसरी सूचना ये है कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो एक हैं तो सेफ है की बात कर रहे हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। और अभी हम जो देख रहे थे कि वो जो मोदी और शाह के सिपा सालार जिनको लेकर ये ब्लेम हुए कि उनको कहीं एकनाथ शिंदे ने फंसा दिया, उनको कहीं देवेंद्र फडणवीस ने फंसा दिया, और वो बड़ी एक उनकी खनक जो हम देख रहे थे विनोद तावड़े साहब की, उनने भी वो मोदी गान, और अभी तक मोदी ना वहां उतने तरीके से प्रचार कर रहे थे और बीच में छोड़ के चले गए थे। ये माना गया था कि कहीं ना कहीं वो अपने चेहरे को वहां दागदार बनाना नहीं चाहते, जिस तरीके के परिदृश्य थे। लेकिन अब शुरू हो गया, मुझे लगता है बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े तस्वीरें कुछ देर में हमको नजर आएंगी, हमारे जो वहां साथी सहयोगी हैं वो भी हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है, आपने जो कहा कि एकदम नया चेहरा, और अब ये मोदी गान, यशोगान, इसे लेकर जरूर मैं सभी से टिप्पणी में ये रविंदर सर और बाकी से भी चाहूंगा कि ये जो सुर बदलता है कि हारे तो फिर नड्डा का चेहरा आ जाता है या दूसरों के नाम, और अब मोदी गान,
तो वहां झारखंड में नहीं होगा, झारखंड में किसी और के सिर ठीकरा फोड़ा जाएगा। सब पर राजेश सर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये बात सही है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप देखें कि जो इस समय संगठन शैली है वो कोई बहुत लोकतांत्रिक तो है नहीं। अध्यक्ष भी कोई बहुत लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित नहीं है, एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड में जिस तरह से मुक्ति मोर्चे के नेताओं को, पूर्व मुख्यमंत्री को जिस तरह से सताया गया, परेशान किया गया, और आदिवासी वहां के समुदाय ने उसको बहुत ही अपने स्वाभिमान पर हमला माना। एक बात तो ये थी। दूसरा ये कि झारखंड में जो बीते दिनों, जैसे अब सोरेन परिवार में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई, तो इस तरह की हरकतें अब आदिवासियों के बीच में तक जागरूकता हो गई है। हर जगह ये चीजें पसंद नहीं की जाती। तो मुझे लगता है कि झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी को झटका इस बात पे भी लगा है, और दोनों का अपना अपना कारण है। हालांकि झारखंड में मैं कह सकता हूं कि आरएसएस का भी बड़ा प्रभावशाली वहां पर भूमिका है। और तभी आपको याद होगा कि पहले रघुवर दास को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन वो आरएसएस का मुख्यमंत्री बनाने का जो अनुभव है बड़ा कड़वा साबित हुआ था। वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए थे। तो ये मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि ठीकरा किसी के सिर पे फोड़ दिया जाए, लेकिन जब तक पार्टी अपने भीतर लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेगी तब तक ये इस कवायद का कोई अर्थ नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आऊंगा राय से एक बार आपसे, आपके पास आऊंगा दोबारा, और क्योंकि भविष्य की राजनीति जो उस पे रविंद्र सर आप जो कह रहे थे कि अब देखिए ये भी बड़ा एक है कि अभी तो वजह है 1 बजने के करीब है और अभी ये बहुत नतीजों में तब्दील नहीं हुआ अभी, और ये भी हम मान रहे कि बड़ा नेक टू नेक है, छोटी छोटी हार जीत